हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर साइंस मेंटर इजहारुद्दीन। आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लगाएंगे। मैं हार्डली आपको 12 to 13 क्वेश्चन ही कराऊंगा, डरने की जरूरत नहीं है। आप ये क्वेश्चन को लगा लो, आई गारंटीड बोर्ड एग्जाम में आपको इस चैप्टर से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी वीडियो से आपको 100% क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको रखा हुआ मिलेगा। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट सब्सक्राइब करिए। मैं लेक्चर स्टार्ट करता हूं। अब देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल में आपने बहुत सारी बातें पढ़ रखी होंगी कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जो बेसिक चीज़ें आपको मालूम है उन पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा। तो इसके अंदर मैंने जितने भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, अगर आप उनको लगाएंगे तो पूरा चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, इन शॉर्ट कवर हो जाएगा। चलिए पहला स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में, अच्छा इसके अंदर मैं स्क्रीन पे मैं इमेजेस लगाऊंगा, तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप नोट्स भी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हैं। इसको पेन कॉपी जरूर लेकर बैठें। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अ मेटल। अब इसमें एक एलिमेंट एक्स दे रखा है, एक वाई है और एक जेड है। इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 1 है और इसका 9 है। इसका मास नंबर 7 है, इसका 3 है, इसका कितना है 10 है। अब बताइए, अब ये डायरेक्ट एलिमेंट के सिंबल तो नहीं दिए हैं। अगर सिंबल दिए होते तो एलिमेंट देख के आप पहचान लेते कि कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है। अगर हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे तो प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अब प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती हैं कि मेटल लस्टरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलिएबल होते हैं, है ना, और गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ आपको मालूम है। लेकिन इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगाए जिससे हमें पता चल जाए कि इसमें मेटल कौन है और नॉन मेटल कौन है, बताइए जल्दी से। एक प्रॉपर्टी और होती है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, लूज करते हैं, और नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। बताइए भाई, इसका एटॉमिक नंबर 3 है तो 3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,1। इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा। इसका 9 है एटॉमिक नंबर, राइट, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,7 होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। तो देखिए इसके आखिरी सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया, मेटल। एक्स क्या है यहाँ पर, मेटल है। अच्छा 1 जो होता है वो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है या हाइड्रोजन के आइसोटोप का होता है। ये ट्रीटियम है ना, 1s3, ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, ट्रीटियम। और हाइड्रोजन जो है वो आपका मेटल नहीं होता है। हाइड्रोजन किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। तो ये आपका क्या हो गया, नॉन मेटल। अब ये देखिए, इसके आखिरी सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा। टिणी टिणी, तो इसमें मेटल सिर्फ कौन है, एक्स है। फटाफट नोट करिए। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या है, आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन करके कौन सी गैस इवॉल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। पता है नहीं आपको, मेटल की प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको याद होना चाहिए। सबसे बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मेटल की, कि जब भी किसी मेटल पर आप एसिड डालते हैं तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जिंक है, जिंक पर आप HCl डालिए तो क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए यहाँ पर, है ना। और इसको टेस्ट करने के लिए आप पॉप साउंड का यूज़ करेंगे, है ना। कैसे यूज़, आप कोई जलती हुई मोमबत्ती या तीली लेकर जाएंगे इसके पास तो पॉप साउंड होगा। क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, ये मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स कि अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन एक एसिड ऐसा होता है दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड, है ना। क्वेश्चन लिखिए, देखिए क्वेश्चन मैंने लगाया है कि गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, इसका रीजन बताना है ना। मैं क्वेश्चन को जनरल भाषा में पढ़ देता हूँ कि HNO3 एसिड का रिएक्शन अब डाइल्यूट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, डाइल्यूट। इसका रिएक्शन आप ज़्यादातर मेटल के साथ कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। लेकिन 2 मेटल ऐसे हैं, जैसे आपका मैग्नीज हो गया या मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ तो यह हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, लेकिन बाकी मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व नहीं करता है। तो रीज़न बताइए क्यों नहीं करता है, राइट। क्वेश्चन लगा हुआ है, मैं भी पढ़ देता हूँ। जनरली नो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड।
मेटल जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। लेकिन सारे मेटल के साथ नहीं भाई, सिर्फ 2 मेटल ऐसे होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आप नोट कर लीजिए, एक हो गया आपका मैग्नीशियम और एक मैग्नीज Mn और Mg, नोट कर लीजिए इसको। अब बाकी के मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती है, रीज़न बताइए। इसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि HNO3 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड्स होने के साथ साथ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जब हम नाइट्रिक एसिड की मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही बनती है तो तुरंत नाइट्रिक एसिड उसको ऑक्सीजन दे देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, तो वो हाइड्रोजन गैस से क्या बना देता है, H2O बनाते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के साथ आप ऑक्सीजन लगाएंगे तो वाटर बन जाएगा, और यही वजह है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है। राइट, फिर से मैं समझाता हूँ, आप फिर से सुनिए। रीज़न क्या है, नाइट्रिक एसिड के साथ जब मेटल रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस जैसे ही बनती है हाइड्रोजन गैस, तुरंत नाइट्रिक एसिड की ऑक्सीजन जो है उसको क्या कर देता है, हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है और वाटर बना देता है, और खुद नाइट्रिक एसिड क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। या तो वो NO2 बनाएगा रिड्यूस होकर, या फिर N2O बनाएगा, या फिर NO बनाएगा। 3 प्रोडक्ट बना सकता है इनमें से कोई भी रिड्यूस होकर, NO या फिर N2O या फिर NO2, नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर, है ना। और ये ऑक्सीजन देकर हाइड्रोजन को क्या बना देता है, वाटर बना देता है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, आप रिएक्शन लिख लीजिए नाइट्रिक एसिड की किसी मेटल के साथ रिएक्शन, HNO3। चलिए मैं किसके साथ लिखता हूँ, जिंक के साथ ही लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ 4 लगाएंगे क्योंकि यहाँ से बनेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस H2O, वाटर निकलेगा इसमें, और प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगा। 2 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन आपके 12 हैं तो 3 दूनी 6 और 2 और 2 4 6 6 कितने हो गया, 12, बैलेंस हो गया ये आपका। राइट, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। रीज़न ये पूछा था कि नाइट्रिक एसिड मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के साथ, मेटल्स के साथ जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता है। उसका रीज़न यही है कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोजन गैस को वाटर में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, या तो NO2 में या NO में या N2O में। नोट कर लीजिए इसको। इसी का सेकेंड पार्ट है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl स्लोली इन द बिगनिंग। एल्यूमिनियम का रिएक्शन जब HCl के साथ कराते हैं तो पहले रिएक्शन स्लो होती है। क्यों स्लो होती है, क्योंकि एल्यूमिनियम रिएक्टिव एलिमेंट है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बना देता है, और इसी वजह से HCl जो है उसके साथ स्लो रिएक्शन करता है। आंसर भी मैंने लिख रखा है, अब यहाँ से नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसके सारे क्वेश्चन को आप नोट करिए, समझने की कोशिश करिए। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सिर्फ रीड करेंगे ना, तभी आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसके अंदर कुछ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे मिनरल है, मिनरल क्या होता है, और क्या होता है ना, और गैंग क्या होता है, गंग, ये गंग तेली, गैंग क्या होता है। देखो मैं इसको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ जिससे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए। देखिए मिनरल क्या होते हैं, जब भी हमने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि मेटल्स जितने भी हमें मिलते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेटल नेचुरली अकरिंग होते हैं। तो नेचुरली अकरिंग जो होता है वो कहाँ से मिलता है, अर्थ क्रस्ट से मिलता है। अर्थ क्रस्ट से आपको जो भी मटेरियल मिलता है दैट इज़ कॉल्ड मिनरल, उसको हम क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। व्हाट इज़ मिनरल, मिनरल एक अर्थ क्रस्ट होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए, वो एलिमेंट या एलिमेंट के कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। तो वो अर्थ क्रस्ट क्या कहलाता है, मिनरल कहलाता है ना। और क्या होता है, तो ऐसे अर्थ क्रस्ट या मिनरल जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स, है ना, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब आप जैसे 2 जगह से मिनरल लेकर आए तो एक के अंदर 36% ही एलिमेंट्स हैं या उसके कंपाउंड हैं, दूसरे के अंदर 52% है, तो हमारे लिए वो मिनरल क्या बन जाएगा, और वही होगा जिसमें परसेंटेज क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो 35 वाला हमारा मिनरल ही रहेगा और 52% वाला जिसके अंदर एलिमेंट्स हमें मिलेंगे वो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा।
राइट। मिनरल तो ये भी होगा, लेकिन ओर की कैटेगरी में इसलिए आ जाएगा क्योंकि हम यहाँ से प्रॉफिटेबली यहाँ से एलिमेंट को हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए उसको निकालने में। अब पता चला कि आपने किसी मिनरल से एलिमेंट को निकालने में 10 लाख रुपए खर्च कर दिए और 6 लाख का एलिमेंट ही निकला आपके पास, तो 4 लाख का क्या हो गया, नुकसान हो गया, नहीं हो गया। हाँ, तो ओर और मिनरल में डिफरेंस पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। गैंग क्या होता है? गैंग का मतलब ये होता है कि मिनरल के अंदर या ओर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ मिली हुई होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। राइट। चलिए नोट कर लीजिए, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनको नोट भी करते जाइए, नोट करते जाएंगे तो आपके पास एक अच्छा सा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा क्वेश्चंस का। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अलॉयज़ क्या होते हैं, व्हाट आर अलॉयज़। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम में तो पक्का आएगा ही आएगा। अलॉय क्या होते हैं? देखिए अलॉय का अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो बहुत जगह यूज़ करते हैं। जैसे हमारे ज़्यादातर जो बर्तन होते हैं ना, वो अलॉयज़ के ही बने हुए होते हैं, या जो टंकियाँ होती हैं बनी हुई वो भी अलॉय की होती हैं, या फिर गेम के अंदर जो मेडल बनाए जाते हैं वो भी किसके होते हैं, अलॉय के होते हैं। तो हमें पता तो है कि ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये क्या है, अलॉय हैं। तो मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ कि अलॉय होते क्या है। ये पहली बात तो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। टेढ़े होमोजीनियस का मतलब आप पता नहीं लगा सकते कि इसके अंदर कौन कौन से मेटल मिले हुए हैं। ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। किसके? मेटल प्लस मेटल के, दो या दो से ज़्यादा मेटल के, है ना। या फिर ये मेटल के साथ नॉन मेटल भी इसमें क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है। अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन अभी बताऊंगा मैं, पहले ये समझ लीजिए कि अलॉय क्या होते हैं। तो अलॉयज आर द होमोजीनियस मिक्सचर्स, है ना, ऑफ मेटल एंड मेटल, या मोर देन 2 मेटल्स, या फिर मेटल एंड नॉन मेटल। इनका जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो क्या कहलाते हैं, अलॉय कहलाते हैं। अब अलॉय से बनने वाला, मेटल से बनने वाला जो अलॉय होता है तो वो मेटल की कैटेगरी में आता है, लेकिन आप उसको मेटल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, अलॉय। अब इसमें अलॉय का जो फॉर एग्जाम्पल मेल्टिंग पॉइंट कह लो, अलॉय का क्या चीज़, मेल्टिंग पॉइंट, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है उसके ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दोनों में क्या डिफरेंस होता है अलॉय और मेटल के साथ। देखिए मेटल, अलॉय जिस मेटल से बना हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो जिंक से बना हुआ है अलॉय, किससे बना हुआ है, जिंक से, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना अलॉय का, वो जिंक से क्या होगा, लेस होगा। कहने का मतलब अलॉय जिस मेटल से बनते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट से क्या होता है, कम होता है। क्लियर हो रही है बात, वेरी गुड। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होगी, जिंक से लेस होगी। मतलब अलॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलॉय की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, लेस होती है। ये तो कहानी होगी किसकी, अलॉय की। सबसे पहला अलॉय जो बनाया गया था वो ब्रास का बनाया गया था। किसका, ब्रास का। एग्जाम्पल लिख लीजिए ब्रास बनता है कॉपर मेटल के साथ, आप जिंक को क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, कॉपर और जिंक। इसी के ही बर्तन बनाए जाते हैं। यूटेंसिल्स वगैरह किसके होते हैं, ब्रास के होते हैं। टंकियाँ वगैरह देखी होंगी आपने, नहीं देखी तो देख लेना ठीक है, सीधा एग्जाम में देखना। दूसरा ब्रॉन्ज, आपने देखा होगा ये जितने भी हमारे एथलीट्स होते हैं इनको जो मेडल मिलते हैं वो सिल्वर होते हैं, गोल्ड होते हैं, और किसके होते हैं, ब्रॉन्ज के होते हैं। तो ब्रॉन्ज बनाया जाता है कॉपर के साथ, टिन को मिला दिया जाता है, किसको, टिन को, है ना। तो इससे क्या बनते हैं, मेडल वगैरह बनते हैं। स्टैचू मान लो, स्टैचू भी बनते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब इसमें एक क्वेश्चन उठता है, अगला क्वेश्चन, कि एक आप ऐसे अलॉय का नाम बताइए जिसके अंदर मेटल के साथ साथ एक क्या है मिला हुआ, नॉन मेटल है। क्योंकि आपने ज़्यादातर एग्जांपल इसी के पढ़े होंगे कि साथ दोनों या दो से ज़्यादा क्या है, मेटल ही मिले हुए हैं। लेकिन अलॉय ऐसा भी होता है कि मेटल के साथ क्या होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। ये अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल होगा स्टील। क्या होगा, स्टील। स्टील में एक मेटल होता है और एक क्या होता है, नॉन मेटल। स्टील पता है किससे बनता है, आयरन प्लस कार्बन, और कार्बन इज अ नॉन मेटल, है ना। आयरन के साथ आप कार्बन को क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए, क्या बन जाएगी, इससे स्टील बन जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करिए इसको। कोई डाउट इसके अंदर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम। तो सोडियम को हम Na बोलते हैं, ऑक्सीजन को O बोलते हैं, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं। अच्छा, इसमें 3 पार्ट है। इस क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट, पहले तो हमें इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बताना है। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 281 होता है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। तो इसके आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 के लिए आप क्या बना दो? एक डॉट बना दो। ये बन गया डॉट स्ट्रक्चर सोडियम के लिए, है ना। और ये कितना है? 2 और 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसके आखिरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ये इसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। मैग्नीशियम का 12 होता है, तो 282। इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इसके आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो पहले का तो ये आंसर हो गया, राइट। सेकेंड पार्ट इसका है कि शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O MgO बाई द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम Na2O बनाएंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, Na2 कैसे बनेगा? बताइए कैसे बनेगा? तो इसके लिए देखिए, Na2 है तो कितने सोडियम है? 2 सोडियम है ये, राइट। अब ये 2 सोडियम 281, एक सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो 2 के लिए कितने लूज करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दो। अब ऑक्सीजन की बात करूँ तो ऑक्सीजन में 2826 होता है डॉट स्ट्रक्चर इसका, राइट। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बन जाएगा? 2- बन जाएगा। तो अगर मैं इसका डॉट स्ट्रक्चर दिखाकर कंपाउंड बनाऊं Na2O, तो कैसे बनेगा? Na के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, Na के साथ 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी सेल में, और ऑक्सीजन के साथ 1 2 3 4 5 6, ये ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? तो एक काम करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इधर क्रॉस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, ये इसको डोनेट कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा? 2Na प्लस और प्लस O2-, ये कंबाइन होकर क्या बना देगा? Na2O, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरा है आपका MgO। तो Mg के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 होता है, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? Mg 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा ये, तो ये बना देगा Mg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा, तो ये क्या बना देगा? O2-, राइट। इसको मिला दीजिए। मैग्नीशियम के आखिरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के आखिरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये 1 इसको दे देगा, तो ये क्या बना देगा? Mg2 प्लस O2-, तो क्या बना देगा ये? MgO। नोट कर लीजिए इसे, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अंदर थर्ड पार्ट भी है। उसने बोला है कि व्हाट आर द आयंस प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इन कंपाउंड में कौन कौन से आयन हैं? तो एक तो आपका हो गया सोडियम आयन, और कौन है? ऑक्सीजन आयन, और इसके अंदर कौन है? मैग्नीशियम आयन और ऑक्सीजन आयन। लिख लीजिए, ये थर्ड का आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हटाऊं इसे, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमें दिया है कि नेम द 2 मेटल्स विच आर फॉर्म्ड इन नेचर इन द फ्रीज स्टेट। ये बढ़िया क्वेश्चन है कि फ्रीज स्टेट में वैसे तो जनरली क्या होते हैं? मिनरल मिलते हैं, फिर उनकी रिफाइनिंग होती है, कैल्सिनेशन होता है, रोस्टिंग होती है, बहुत सारे स्टेप होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीज स्टेट में मिलते हैं, उनके साथ कोई भी दूसरे टाइप का मेटल मिक्स नहीं होता है ना। तो उसमें 2 ही आंसर हैं आपके। एक है गोल्ड, ये फ्री स्टेट में मिलता है, गोल्ड है, और एक क्या है? प्लेटिनम, Pt, है ना। ये 2 एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, नोट कर लीजिए, है ना। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए। अगले क्वेश्चन में ये है, स्क्रीन पर लगा रखा है, मैं इसको आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ।
एक बंदा जो गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ का मतलब जो ये आपके ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, किसके, ज्वेलर्स नहीं, ज्वेलर बोलते हैं जो बैठते हैं, सुनार को बोलते हैं, लेकिन जो स्पेशली खुद बनाते हैं उन्हें गोल्ड स्मिथ बोलते हैं। वो डोर टू डोर जाता है और चिल्लाता है कि अपने पुराने जेवरात ले आइए, मैं उनको नए करके दे दूंगा। तो एक लेडी क्या करती है, तुरंत अपने बैंगल्स वगैरह लेकर आती है और वो एक सोल्यूशन के अंदर उस बैंगल को क्या करता है, डालता है, डालने के बाद एकदम चमकदार बैंगल उसको दे देता है। लेकिन वो लेडी देखती है कि इसका बजट तो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तभी वो उस पर चिल्ला पड़ती है कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि अगर आपको इतनी अकल है कि उसने कौन सा सोल्यूशन यूज़ किया है तो आप बताइए और आप ऐसे फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो जाहिर सी बात है आपके टीचर ने बताया होगा कि गोल्ड सिर्फ और सिर्फ एक्वा रीजिया के अंदर ही क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। और उस एक्वा रीजिया का लैटिन भाषा में उसको एक्वा रीजिया बोलते हैं और अपनी इंग्लिश की भाषा में उसे हम रॉयल वाटर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, दैट सोल्यूशन इज रॉयल वाटर और एक्वा रीजिया। अब ये होता क्या है, इसके अंदर कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3 का घोल होता है और इसके अंदर जो रेशियो होता है वो कितने का होता है, 3:1 का। मतलब 3 बूंद अगर HCl है तो 1 बूंद किसका होना चाहिए, HNO3 का। ये सिर्फ एक मात्र ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर गोल्ड क्या हो सकता है, मेल्ट हो सकता है। तो इसका क्वेश्चन देखो काफ़ी लेंथी था, लेकिन इसका आंसर सिंपल सा है कि ये एक्वा रीजिया होता है, राइट। अगला क्वेश्चन गारंटी 100% मैं बताता हूँ कौन सा है, कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। कौन से ऑक्साइड, एम्फोटेरिक। अब इसमें बहुत सारे जनरल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स होते हैं उनके ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड, वो बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। अगर आपसे पूछ ले कि कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे बताइए जिनका एसिडिक नेचर भी होता है तो ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड जिनका बेसिक के साथ साथ एसिडिक नेचर भी होता है ना, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। याद आ गया आपको, वेरी गुड। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आपने पढ़ा होगा कि एसिड का रिएक्शन अगर आप बेस के साथ करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, राइट। अब यहाँ पर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, राइट, अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में आपको बताना है तो मेन स्पेशली क्या याद रखना है कि इसका नेचर एसिडिक के साथ साथ बेसिक की प्रॉपर्टीज़ भी बताने का होता है। कहने का मतलब अगर ये एसिड के साथ रिएक्शन करे तब भी क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर, और बेस के साथ रिएक्शन करे तब भी क्या बना है, सॉल्ट एंड वाटर, राइट। अब जरा सोचो, अगर मैं इसे एसिड लूँगा तो बेस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तब भी ये बनेगा, और अगर मैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बेसिक नेचर मानूंगा तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तब भी क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर, राइट। ये क्या कहलाते हैं आपके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। मैंने डेफिनेशन लिख रखी है, आप वहाँ से लिख सकते हैं, है ना। क्या होती है, द मेटेलिक ऑक्साइड विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एज वेल एज बेसिस आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर। तो इसका मतलब यही है कि अगर ये बेस के साथ रिएक्शन करें और एसिड के साथ रिएक्शन करें तो सॉल्ट एंड वाटर बनाना चाहिए। अब उसने बोला है कि आप इसके 2 एग्जाम्पल लिखिए, तो 2 एग्जाम्पल तो आपके, एक हो गया जिंक ऑक्साइड और एक हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एक जिंक ऑक्साइड और एक कौन सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। चलो रिएक्शन भी लिख के दिखा देते हैं। जिंक ऑक्साइड का अगर मैं एसिड के साथ रिएक्शन कराऊँ तो बेसिक नेचर होगा इसका, तो क्या बनेगा ये, ZnCl2 प्लस H2O। देख लीजिए बैलेंस है, ZnCl2 प्लस H2O। और Zn का बेस के साथ रिएक्शन करा दो, बेस ले लो आप NaOH, तो क्या बनेगा यहाँ से, H2O निकलेगा यहाँ से। क्या निकलेगा, H2O। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है, इस पर 2 ले लीजिए, तो H2O निकल गया और सोडियम जिंकेट बन जाएगा। क्या बनेगा यहाँ से, सोडियम जिंकेट, तो दैट इज Na2ZnO2। Na2ZnO2, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, नोट करिए, है ना। अगर इसकी रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं तो वो भी लिख लो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ, है ना। तो क्या बनेगी, देखिए एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसी वजह से 6 लिया क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 6 होना चाहिए, प्लस H2O। हाइड्रोजन है ये, तो 3 ले लो यहाँ पर, प्लस H2O।
ठीक है। और लिख लीजिए Al2O3 का NaOH के साथ रिएक्शन देखिए, NaOH के साथ रिएक्शन क्या बनेगा, 2 ले लीजिए यहाँ पर, यह बन जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट, तो AlO2 प्लस H2O। बैलेंस करिए इसको, बैलेंस है ना, इसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये सब नोट करिए आप, है ना। ये एग्जाम में रिएक्शन किसी भी तरीके से क्या कर सकता है, पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड है X, एक कंपाउंड क्या है X एंड एल्यूमिनियम, एक कोई कंपाउंड X है, इसके अंदर क्या है, एल्यूमिनियम है, आर यूज टू ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स। अब जैसे यूज टू रेलवे ट्रैक आ जाए तो समझ लेना कि आपकी कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, थर्मेट रिएक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, थर्मेट रिएक्शन की। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू ज्वाइन, ओके, कोई कंपाउंड X होगा और वो एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके जो भी सोल्यूशन बनाएगा उसका यूज़ हम रेलवे क्रैक को या ट्रैक्स को जोड़ने के काम में लेकर आते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। पहला X क्या होगा बताओ जरा, X होगा आपका थर्मेट रिएक्शन का, याद करिए, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, क्या नाम है इसका, फेरिक ऑक्साइड। दूसरा नाम भी आप लिख सकते हैं क्या, आयरन 3 ऑक्साइड। पहले का आंसर हो गया आपका ये, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड या आयरन 3 ऑक्साइड। अब दूसरा पार्ट इसने पूछा है कि नेम द रिएक्शन, तो दूसरा ये हो गया, रिएक्शन का नाम क्या है, थर्मेट रिएक्शन। तीसरा उसने पूछा है कि राइट द इक्वेशन फॉर इट, इसके लिए इक्वेशन भी लिखिए। तो रिएक्शन की इक्वेशन क्या होगी, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम क्या ले लो, Al, राइट। अब यहाँ से बनने वाला जो सोल्यूशन होगा वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, तो Al2O3 प्लस Fe और प्लस क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। अब जरा इसको थोड़ा बैलेंस करिए, तो एल्यूमिनियम यहाँ पर आप 2 ले लीजिए और बाकी आयरन यहाँ पर 2 ले लीजिए, तो देखिए बैलेंस हो गया ये, राइट। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए ये बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर इतनी हीट इवॉल्व होती है कि इस आयरन ऑक्साइड के अंदर जो आयरन होता है ना वो एकदम मोल्टन स्टेट में हमें मिलता है, एकदम पिघला हुआ लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इस वजह से ये कैसी रिएक्शन है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। खाली यही क्वेश्चन लगाइए आप, इस चैप्टर के अंदर जरूरत नहीं है कुछ करने की, यहीं से क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। इसमें 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में लिखना है कि 2 प्रॉपर्टी लिखनी है आयनिक कंपाउंड की, गारंटी से आप पूछते हैं एग्जाम के अंदर। आयनिक कंपाउंड की 2 प्रॉपर्टी क्या, बहुत सारी बता सकते हैं। एक तो प्रॉपर्टी ये होती है कि आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। अब पूछने क्यों होता है तो आप बता देना, आयंस है ना तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या बता सकते हैं कि मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड के मोल्टन स्टेट में करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते आप, ठीक है। और आयनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इसकी वजह से, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की वजह से क्रिस्टल फॉर्म में होता है, जैसे नमक होता है ना, नमक भी किसकी तरह होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। तो सेम ये भी प्रॉपर्टी आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 2 बताना है, कोई से भी लिख देना, कोई वो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, शो द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AlCl3। तो देखिए एल्यूमिनियम का 13 होता है तो 283, तो ये क्या करेगा, एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, है ना। और क्लोरीन का होता है, कितने क्लोरीन है, 3 है, तो ये होता है 287, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन करेगा, लेकिन यहाँ है कितने, 3 है, तो ये क्लोराइड बना देगा। कौन सा आयन बना देगा, क्लोराइड आयन बना देगा। तो आप यहाँ पे एल्यूमिनियम ले लें, 1 2 3, यहाँ ले लें क्लोरीन,
क्लोरीन क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक इलेक्ट्रॉन टिनिंग टिनिंग और टिनिंग इसको दे देगा और एल्यूमिनियम पे हो जाएंगे 3+ और 3 क्लोरीन है इस पे आ जाएगा माइनस, तो ये क्या बना देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। नोट कर लीजिए इसको, पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बना दें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ ये क्वेश्चन को आप ज़रा अच्छे से समझिए क्योंकि अब हमारा रिफाइनिंग वाला केस आ रहा है, मतलब मेटल एक्सट्रैक्ट करने वाला केस आ रहा है। 2 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इसके अंदर, फिर ये आपका मेटल नॉन मेटल ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसके अंदर मैंने एक पहले जनरल क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई 2 ओर्स हैं, एक ओर ए है और एक क्या है बी है ना। जब इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ से CO2 गैस निकलती है और इसको हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, राइट। तो व्हाट स्टेप्स विल यू टेक टू कन्वर्ट देम इनटू मेटल, इन ओर्स को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या स्टेप लेंगे। बहुत ही जनरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये समझ में आ गया तो आप बाकी का कॉपर का, जिंक का, किसी का भी एक्सट्रैक्शन करना है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए अब ऐसा ओर जिसके अंदर अगर CO2 गैस निकलती है तो समझ लेना कि उसके साथ कार्बोनेट मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? कार्बोनेट। और अगर सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है तो सल्फाइड ओर है वो। कौन सा ओर है? सल्फाइड ओर। तो मैं आपको स्टेप वाइज लिखा देता हूँ। चलिए पहला क्या लिखेंगे कि ओर ए इज, कौन सा ओर है ये? कार्बोनेट ओर है ये। कौन सा ओर है? कार्बोनेट। कैसे पहचानेंगे? क्योंकि कार्बोनेट ओर को जब आप हीट करते हैं तो पक्का क्या निकलता है वहाँ से? CO2 गैस निकलती है। तो ओर ए इज कार्बोनेट ओर। अब इसमें पहला स्टेप क्या होगा? कार्बोनेट ओर में होती है रोस्टिंग। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे। तो रोस्टिंग क्या होती है बताइए भाई? रोस्टिंग क्या होती है? एक होता है कैल्सिनेशन और एक क्या होता है? रोस्टिंग। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या फ़र्क होता है? लेकिन मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पर। कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन होता है, सॉरी, कार्बोनेट ओर के लिए क्या होता है? कैल्सिनेशन। देखिए मैं कंफ्यूज हो गया, आप मत होना, ठीक है। बताइए कैल्सिनेशन क्या होता है ना? कैल्सिनेशन कुछ नहीं होता है। इसको कैल्सिनेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप ओर को क्या करते हैं? हीट देते हैं, उसको जलाते हैं, लेकिन इसमें जो एयर होती है वो लिमिटेड होती है ना। तो क्या लिखेंगे? बर्न इन प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड एयर। लिमिटेड एयर में हम इसको क्या करते हैं? बर्न करते हैं इसके ओर को। तो बताइए ए है, इसका कार्बोनेट ओर क्या ले लो? CO3, राइट। अब जैसे कॉपर है तो CO3 हो जाएगा। जो भी मेटल होगा, यहाँ ए है तो ए लगा दिया है मैंने। इसको जैसे हम कैल्सिनेशन करेंगे इसका तो यहाँ से AO अलग हो जाएगा मेटल ऑक्साइड और CO2 गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो एक तो स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि अगर इसको मेटल बनाना है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करेंगे रिडक्शन। क्या करेंगे? रिडक्शन। और रिडक्शन किया जाता है किसके साथ? कार्बन के साथ। किसके साथ? कार्बन के साथ। तो यहाँ से A अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से कोई भी गैस फॉर्म हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मेटल है। तो एक तो स्टेप ये हो गया, राइट। दूसरे स्टेप की अगर मैं बात करूं इसकी, तो कौन सा गैस निकल रहा है यहाँ से? सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है। तो इसका मतलब पहले वाले में कौन सा ओर था? ये कार्बोनेट और ये सल्फाइड ओर होगा। तो क्या लिखेंगे? ओर बी इज सल्फाइड ओर। ओर बी कौन सा है? सल्फाइड ओर है, राइट। इसके अंदर क्या करेंगे हम? रोस्टिंग करेंगे। टिनी टिनी। रोस्टिंग क्या होती है? सेम यही चीज़ होती है। आप ओर को क्या करेंगे? हीट देंगे या बर्न करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो एयर होगी वो लिमिटेड नहीं होगी, वो एक्सेस में होगी। कौन सी एयर? एक्सेस एयर, है ना। एक्सेस एयर में आप हीट दीजिए उसको तो वो हो जाती है आपकी रोस्टिंग। अब देखिए रोस्टिंग का स्टेप क्या है? अब बी है, बी के साथ सल्फाइड क्या हो गया? BS। इसका हम रोस्टिंग करेंगे, क्लियर। तो रोस्टिंग करेंगे तो किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। देखिए ऑक्सीजन हो गया आपका O2 और 3 लेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन, राइट। और यहाँ 2BS लेंगे। तो यहाँ से BO अलग हो जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2BO
प्लस 2SO2, नोट कर लीजिए इसे। राइट, अब यहाँ से मुझे जो B है एलिमेंट उसको अलग करने के लिए कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। B वाला क्या करेंगे हम, रिडक्शन, क्या करेंगे इसका, रिडक्शन। तो चलो मैं ये हटा देता हूँ, उसके आगे ये लिख लो, आप लिख लिया, कैल्सिनेशन हो गया आपका। अब रिडक्शन देखिए, अब इसके अंदर रिडक्शन जो है वो स्पेशली इन्होंने बोला है कि कॉपर सल्फाइड के साथ करना है अपने को। तो देखिए BO प्लस, है ना, अगर कॉपर सल्फाइड के साथ बोले तो कॉपर सल्फाइड के साथ कर देना, कार्बन के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से B अलग हो जाएगा और CO या CO2 क्या हो जाएगा, अलग निकल जाएगा यहाँ से, राइट। तो अब यार ये दो जो है ना, ये डिपेंड करेगा कि B मेटल आपका कौन सा है। तो जर्नल में लिख दीजिए आप BO प्लस C, क्लियर। और ये भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पर मेटल कौन सा है, उसके हिसाब से ऑक्सीजन बढ़ेगा घटेगा तो CO या CO2 निकल सकता है। तो ये इसके स्टेप हो गए, क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आपके पास कार्बोनेट ओर है या आपके पास सल्फाइड ओर है, तो दोनों में क्या फ़र्क है। कार्बोनेट ओर में होता है कैल्सिनेशन, क्या होता है, कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर में क्या होता है, रोस्टिंग। इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत हो ना, ये नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं, किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। देखिए क्या, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। देखिए क्या है कि गिवन बिलो आर द स्टेप्स फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम इट्स ओर, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व। पहला स्टेप है कि रोस्टिंग ऑफ कॉपर सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड की रोस्टिंग करनी है, पहला स्टेप देखिए। कॉपर सल्फाइड हो गया Cu2S, इसकी रोस्टिंग करनी है। अब रोस्टिंग मैंने बताया था कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसके लिए ऑक्सीजन का हम यूज़ करेंगे। कितने ऑक्सीजन लेते हैं, 3 लेते हैं, है ना। और डेल्टा ट्रायंगल लगाएंगे जिससे पता चले कि हम इसको हीट कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ले लीजिए आप, क्योंकि 2 लेने से क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो कॉपर ऑक्साइड आपका हो गया Cu2O प्लस SO2। अब इसे बैलेंस करिए ज़रा फटाफट। ये 2 लिया आपने तो 2 हो गया, 2 इसलिए लिया था क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड बनना है, तो यहाँ पे 2 ले लिया। कितना हो गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन 6 और 2 और 4 6 और सल्फर हो गया, ठीक है। बी वाला देखिए, बी क्या है, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद कॉपर सल्फाइड। अब देखिए वैसे रिडक्शन हम किससे करते हैं, कार्बन के साथ करते हैं, लेकिन इसमें बोल रखा है उसने कि रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन किससे करना है, कॉपर सल्फाइड के साथ ही करना है, Cu2S के साथ करना है रिडक्शन। तो बताइए कैसे होगा रिडक्शन। रिडक्शन के लिए यहाँ पे 2 ले लीजिए, तो यहाँ से 6 क्या हो गए Cu और प्लस क्या निकल जाएगा SO2, SO2S, O2 अलग निकल गया और 6 कॉपर जो हो गए अलग निकल गया। तो यहाँ से तुम्हें कॉपर मिल गया ये, राइट। तीसरा हमें क्या बताना है कि इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है इसकी, है ना। फिर इसके साथ एक क्वेश्चन और जोड़ा गया है कि इसका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में इसका नीट एंड क्लीन लेवल डायग्राम भी बनाना है ना। तो डायग्राम देखिए कैसे बनाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी है हमें, है ना। चलिए भाई, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब ये होता है कि जो कैथोड और एनोड होते हैं, कौन कौन, कैथोड और एनोड, उन पर रिएक्शन क्या होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो बताइए भाई क्या क्या रिएक्शन होगी अगर आपने कर रखा है, तुम काहे कर रहे हो भैया। देखो कैथोड हमारा होता है नेगेटिव और एनोड क्या होता है पॉजिटिव। तो इस पर कॉपर हमारे पास जो आएगा वो पॉजिटिव आइन वाला आएगा, राइट। और ये प्योर कॉपर होगा, कैसा कॉपर होगा, प्योर। तो यहाँ से क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और कॉपर में क्या कर देगा, इसे कन्वर्ट कर देगा। और प्लस वाले पर जो कॉपर होगा वो इसमें क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लूज़ कर देगा, ये Cu। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा तो ये क्या बना देगा, कॉपर 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। ये लिख लीजिए, कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन होती है उन्हें हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कहते हैं, क्लियर। अब इसने डायग्राम पूछा है, क्या पूछा है, डायग्राम।
तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा वो देखिए। एक आप टैंक ले लीजिए, टेने टेने बढ़िया करके बनाएंगे स्केल से, है ना। टेने टेने आर्ट अच्छी तो ऐसी बना देना। ये ले लिया मैंने टैंक, राइट। इसमें ले लिए 2 इलेक्ट्रोड, एक ले लिया मैंने एनोड और एक ले लिया मैंने कैथोड, राइट। एनोड आपका होता है पॉजिटिव और ये क्या होता है नेगेटिव, और इसको एक बैटरी से हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एक बैटरी से क्या करेंगे, कनेक्ट, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से। इसके अंदर हम सोल्यूशन डाल देंगे, किसका सोल्यूशन डालेंगे, इसके अंदर सोल्यूशन डालेंगे हम कॉपर सल्फेट का, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पर हम मड बना देंगे थोड़ी सी, क्या बनाएंगे, मड। मड मतलब इम्प्योरिटी या कीचड़ वीचड़, है ना। कीचड़ तो नहीं बोलेंगे, कीचड़ तुम्हारे दिमाग में अलग ही होती है, कीचड़ क्या होती है ना। फिलहाल इम्प्योरिटी है ये, ठीक है। अब कैथोड पर जो हमें मेटल मिलेगा कॉपर, वो प्योर मेटल होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, प्योर मेटल, जो चिपक जाएगा तो स्ट्रिप बन जाएंगे, प्योर मेटल स्ट्रिप। और यहाँ पर क्या मिलेगी, इम्प्योर मेटल स्ट्रिप, है ना। और यही वजह कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है ना, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है। ये बन गया डायग्राम। तो देखिए अब इसके अंदर ये पूरा कंप्लीट हो गया सेशन। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं, बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि अगला मैं जो लेकर आऊँगा वो कार्बोनेटेड्स कंपाउंड का लेकर आऊँगा और उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 बाय 1 हम सारे चैप्टर के लगाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको बेल आइकन को दबाना जरूरी है।